नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पठार के बारे में। और इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था पर्वत के बारे में। और ये सारी चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं, भूपटल पर जो सारे जो उच्चावच है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ देखे थे, जैसे पर्वत है, पठार है, उसके बाद हमने देखे थे मैदान। तो ये सभी चीज़ें हमारी चल रही है। तो दूसरा क्रम है, दूसरे क्रम में हम देखेंगे यहाँ पे पठार के बारे में। अब पठार की बात करें तो देखिए, ये पर्वत के समान तो होते नहीं हैं, पर भूमि से उठा हुआ भाग होता है। देखिए, भूमि से उठा हुआ भाग होता है दोनों तरफ से, और ऊपर की तरफ से जो सपाट मैदान टाइप का होता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो जब उत्पन्न होती है तो उसको हम बोलते हैं पठार। तो ये विभिन्न प्रकार से यहाँ निर्मित होते हैं, अवसादों के कारण, ज्वालामुखी क्रिया के कारण, बहुत सारी चीज़ें यानी लावा के कारण भी यहाँ निर्मित होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पठार। आप देख सकते हैं टेबल नुमा आकृति बन रही है, इसको हम एक प्रकार से पठार बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंतर्गत इनको द्वितीय क्रम के उच्चावच की श्रेणी में रखा गया है, तथा पृथ्वी के 1/3 भाग, मतलब टोटल अगर पृथ्वी की बात करें तो उसमें 1/3 भाग पर जो है टोटल इनका विस्तार यहाँ पाया जाता है। और पठार वह उच्च भूमि होती है जिसका कोई एक निश्चित ढाल नहीं होता है। तो निश्चित ढाल यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्लेन आपको दिख रहा है, यानी कि ऊंचा तथा खड़ा ढाल। जो एक प्रकार से देखें तो जो इलाके होते हैं अलग अलग प्रकार से, उसमें अधिक ऊंचा तथा खड़े ढाल वाला होता है। और इसका शिखर एक प्रकार से सपाट होता है, मतलब एक प्रकार से चपटा या सपाट मान सकते हैं हम। तीव्र शिखर नहीं होता, जैसे पर्वत का हमने देखे थे, देखिए तीव्र शिखर होता है। इस प्रकार से पठार का कोई तीव्र शिखर नहीं होता है। पठार के निर्धारण में ऊंचाई से अगर देखें तो अधिक महत्व है उसके जो है शिखर का चपटा होना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे इंसान यहाँ पे रह सकता है, ठीक है, और बहुत सारे जो प्रक्रिया है वहाँ पे चल सकती हैं। और पर्वतों में इस प्रकार से कुछ संभव नहीं है। तो ये तो बात हो गई पठार की। अब पठारों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। पठार अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं अपर्दन चक्र के आधार पर। तो दोनों में हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ उत्पत्ति के आधार पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। अंतर पर्वतीय पठार देखने को मिल रहा है, गिरिपथ पठार, गुंबदाकार पठार, उसके बाद हम देखेंगे महाद्वीपीय पठार और ज्वालामुखी पठार। तो ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पठारों का निर्माण होता है, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। दूसरी चीज़ बात होती है अपर्दन चक्र के आधार पर। तो अपर्दन चक्र में हम देख सकते हैं तरुण पठार, प्रौढ़ पठार, जीर्ण पठार और पुनर्नियुक्त पठार, जो मतलब फिर से बनते हैं। तो ये जो पठार है, जैसे तरुण पठार है, तो सबसे शुरुआत यानी शिशुकाल, जैसे इंसान का शिशुकाल होता है, ठीक है, तरुण पठार जिसे हम बोलते हैं। दूसरा प्रौढ़, मतलब जो एक प्रकार से दूसरी अवस्था आती है इंसान की, वो उसी प्रकार पठार भी हम यहाँ बांट सकते हैं। जीर्ण मतलब ओल्ड पठार, और फिर से जो पुनर्युग्नित होते हैं, मतलब फिर से जो बनते हैं, ठीक है, जीर्ण पठार के पश्चात फिर से जो बनते हैं उनको बोलते हैं पुनर्युग्नित पठार। तो यहाँ हम एक एक करके यहाँ डिस्क्राइब करते हैं सभी चीज़ों को। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने देखे अंतर पर्वतीय पठार। तो अंतर पर्वतीय पठार में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं अंतर पर्वतीय पठार में। ये जो पठार होते हैं वो चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। मतलब सिंपल अगर बोले तो चारों ओर जो पर्वत है, पर्वत कहाँ रहेंगे, इसके चारों ओर रहेंगे, इसलिए इनको एक प्रकार से क्या बोला जाता है, अंतर पर्वतीय पठार। तो पठार ऐसे जिनके आसपास चारों तरफ क्या है, पर्वत हो, यानी पर्वतों से घिरे हो, इसलिए इनको बोला जाता है अंतर पर्वतीय पठार। भूपटल के जो सर्वोच्च, अधिक विस्तृत एवं अत्यधिक जटिल जो पठार है इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं जो बोलीविया है, बोलीविया की बात करें, बोलीविया का पठार। इसके अलावा हम देख सकते हैं पेरू का पठार, ठीक है। इसके अलावा एशिया माइनर में आपको पठार देखने को मिलेगा, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, एशिया माइनर। साथ में हम देख सकते हैं कोलंबिया का पठार भी। अब कोलंबिया का पठार, कोलंबिया कहाँ देखने को मिलता है ये बताइए आप, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। परंतु कोलंबिया का पठार आपको देखने को मिलेगा यूएसए के अंतर्गत। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना, यूएसए के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं मैक्सिको का पठार। तो ये देखिए बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, एशिया माइनर जो कि तुर्की के अंतर्गत है, कोलंबिया का पठार जो कि यूएसए में है, और मैक्सिको का पठार। ये सभी किस पठार की श्रेणी में आते हैं, अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में इनको रखा जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है जिसे हम बोलते हैं तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का
पठार। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है, मतलब 5000 मीटर से भी ऊंचा ये एक प्रकार से देख सकते हैं। और इस प्रकार के पठार का हम देख सकते हैं सर्व प्रमुख उदाहरण है अंतर पर्वतीय पठार का। जो उत्तर में हम देख सकते हैं कुनलुन पर्वत श्रृंखला हमने देखे थे जब हमने पर्वत श्रेणी पढ़े थे, तो कुनलुन पर्वत श्रृंखला उत्तर में दिखती हैं। उसके बाद दक्षिण में हमको हिमालय जो कि भारत के अंतर्गत है, ठीक है, तो ये देखने को मिलता। तो ये सभी तरफ से पर्वतों से घिरा है। कौन सा? तिब्बत का पठार, इसलिए एक प्रकार से अंतर पर्वतीय श्रेणी में आता है। नेक्स्ट जो पठार है हमारे पास में गिरिपथ पठार। तो गिरिपथ पठार क्या होते हैं? गिरिपथ पठार की अगर बात करूं मैं तो पर्वतों के आधार पर स्थित जो पठारों का जो गिरिपथ या गिरिपदीय पठार कहा जाता है इनको, यानी कि हम यहाँ देखिए पर्वत के जो आधार होते हैं उस पर स्थित होते हैं। पर्वत के आधार मतलब बेस पे जो स्थित होते हैं उनको एक प्रकार से गिरिपथ पठार बोला जाता है। ये जो होते हैं एक और उच्च पर्वतों से घिरे होते हैं, मतलब एक जो आधार होता है वो एक प्रकार से पर्वतों से घिरा होता है। जैसे हमने ये देखे पठार, तो यहाँ पे देखिए एक तरफ जो पर्वत है उससे घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे मैदान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नीचे की तरफ आपको मैदान देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के जो पठार होते हैं वो हमको गिरिपथ पठार की श्रेणी में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे जो यूएसए है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके अंतर्गत आपको पीडमांट का पठार देखने को मिलेगा। पीडमांट का पठार अमेरिका के अंतर्गत, ये इसी का उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका में कौन सा? पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार। ये सभी किसके उदाहरण हैं? गिरिपथ पठार के उदाहरण हैं। मतलब जो पर्वत है, पर्वत की एक और यहाँ देखिए एक तरफ यहाँ पे इसका जो आधार है इस पर है और दूसरी तरफ मैदान आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के पठार किस में आएंगे? गिरिपथ पठार में। दूसरे नंबर पर है गुंबदाकार पठार। गुंबदाकार पठार क्या होते हैं? ये भूपटल पर यानी कि भूपटल में बलन की क्रिया द्वारा गुंबद उत्थान हो जाता है। तो भूपटल पर तो निर्मित होते ही हैं, यहाँ पे जब जो क्रिया होगी कौन सी वाली? बलन वाली। अब बलन क्रिया कब होती है? जब प्लेट एक दूसरे के सामने यहाँ पे खिसकती है, यानी कि संपीड़न की क्रिया होती है, तो उसको हम एक प्रकार से बलन की क्रिया बोल सकते हैं। तो बलन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? एक जो भूमि है वो भूमि गुंबदनुमा आकृति बना लेती है। तो गुंबदनुमा आकृति बनाने के कारण इन पठारों का नाम क्या है? गुंबदाकार पठार है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं यूएसए के अंतर्गत फिर से हम देख सकते हैं ओजार्क का पठार। ओजार्क का पठार जो है इसी श्रेणी में आता है। दूसरी बात करें भारत की, तो भारत के अंतर्गत आपको छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, लोकेशन आप बताइए छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है भारत के अंतर्गत, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा है रामगढ़ का पठार। ये भी किसकी श्रेणी में आता है? ये गुंबदाकार जो पठार है उसकी श्रेणी में आता है। तो ये हमने देखे भूपटल पर बलन की क्रिया के फलस्वरूप इनका जो है एक प्रकार से उठाव हो जाता है या गुंबद का रूप ये धारण कर लेते हैं, इसलिए इनको गुंबदाकार पठार कहा जाता है। महाद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो ये जो प्राय हम देख सकते हैं पर्वतीय भागों से दूर देखने को मिलते हैं, किंतु सागरीय तटों या मैदानों से घिरे होते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं इनको या तो सागरीय तट से या मैदान से, ये कैसे होते हैं? घिरे हुए होते हैं। कौन से वाले? महाद्वीपीय पठार। इसके अलावा इनकी जो उत्पत्ति होती है धरातल के ऊपर उठने या लावा के निक्षेपित होने के कारण होते हैं। या तो धरातल ऊपर उठ जाता है या फिर ज्वालामुखी का जो लावा है वो उसका निक्षेपण हो जाता है। तो इसके कारण इन इन पठारों की जो है उत्पत्ति होती है, ये निर्माण किए जाते हैं। इन पठारों को सील्ड पठार भी कहा जाता है। सील्ड पठार भी इनको कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं साइबेरिया का जो पठार है, साइबेरिया का सील्ड पठार, वो इसी का उदाहरण है। इसके अलावा हम देख सकते हैं बाल्टिक यानी कि जो बाल्टिक सागर है उसके ऊपर ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वहाँ पे फेनो स्कैंडिया सील्ड है, वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। लॉरेशियन का जो पठार है या फिर कनाडियन जो सील्ड है वो उसकी बात करें तो ये इसी का उदाहरण है। ब्राज़ील में आपको ये उदाहरण देखने को मिलेगा, ब्राज़ील सील्ड। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। अब एक लास्ट बचा है जिसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी पठार। तो ज्वालामुखी पठार क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है, ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा एक प्रकार से लावा का जमाव होता है उसके कारण जो सपाट विस्तृत भूभाग बन जाते हैं। किसके कारण? ज्वालामुखी के कारण यहाँ पे जो निक्षेपण एक प्रकार से जो ज्वाला मतलब जो लावा है, जैसे हमने ये बात करें ज्वालामुखी के कारण जो लावा है एक प्रकार से इधर
बह गया है और एक सपाट जो भूभाग है उसका निर्माण कर दिया है। तो सपाट भूभाग होता है ज्वालामुखी के कारण, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पठार बोलेंगे। दरारी उद्भेदन इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। जैसे ये देखिए यहाँ से लावा निकल गया, दरार मतलब नीचे जो मैग्मा चैम्बर होता है या जो दुर्बलता मंडल होता है वहाँ से लावा निकला दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप और इनका निर्माण हुआ। भारत में हम देख सकते हैं, भारत के अंतर्गत जो दक्कन का पठार है ये किसका उदाहरण है, ये ज्वालामुखी पठार का ही उदाहरण है। उसके अलावा एक प्रकार से देखें तो यूएसए में भी हम देख सकते हैं। यूएसए में क्या है, कोलंबिया स्नैक लावा जो पठार है, कोलंबिया स्नैक का जो लावा पठार है वो भी इसी का उदाहरण है। तो ये दो चीज़ हमने देखें। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में बात कर लिए। उत्पत्ति के आधार पर हमने सारे पठार कंप्लीट कर लिए हैं, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार, गुंबदाकार पठार, महाद्वीपीय पठार और ज्वालामुखी पठार। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी थी हमारी, अपरदन चक्र के आधार पर जो पठार है उनका वर्गीकरण किया गया है। तो 4 प्रकार देख सकते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से, अपरदन चक्र के आधार पर पहला है तरुण। तो तरुण के बारे में बात करते हैं। तरुण पठार क्या होते हैं, तरुण पठार की अगर बात करें तो जिस पर अपरदन की प्रक्रिया अधिक सक्रिय हो, मतलब अभी जो है इसमें अपरदन की क्रिया क्या हो, वर्तमान में अधिक सक्रिय हो। तो इस प्रकार की जो है मतलब जो तरुण पठार इस श्रेणी में आते हैं। और इसका हम उदाहरण देख सकते हैं यूएसए के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमको कोलोराडो का पठार देखने को मिलेगा, कोलोराडो का जो पठार है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं इदाहो का पठार, इसी में संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये इसी के उदाहरण है तरुण पठार के। दूसरा देख सकते हैं प्रौढ़ पठार। तो प्रौढ़ पठार की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको फिर से यूएसए में देखने को मिलता है। इससे थोड़ी मतलब एक प्रकार से आगे की अवस्था जो होती हैं। तो यूएसए के अंतर्गत जो अपलेशियन है, अपलेशियन एक पर्वतमाला भी आपने देखे होंगे। तो अपलेशियन का जो पठार है मतलब जो परिपक्व पठार है वो इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब बनकर ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे सक्रिय है काम, ठीक है। और यहाँ बनकर कंप्लीट हो गया यानी कि प्रौढ़ पठार है। और ये यूएसए के अंतर्गत अपलेशियन का जो पठार है वो इसी कैटेगरी में या इसी श्रेणी में आता है। फिर जीर्ण पठार। जीर्ण पठार मतलब अत्यधिक अपरदन के कारण पठार का जो उच्चावच है वो घिस गया है। मतलब यहाँ क्या हुआ है, अत्यधिक अपरदन की क्रिया हो गई है। तो जो पठार का जो शीर्ष भाग है मतलब ऊपर का जो भाग है क्या हो गया है, जो उच्चावच है वो क्या हो गया है, घिस गया है। और घिसने के कारण वो समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार के जो पठार है कहाँ आएंगे, जीर्ण पठार में आएंगे। पठार एक पैनी प्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मध्य रांची का पठार, ये किसकी श्रेणी में आएगा, जीर्ण पठार की श्रेणी में आएगा। पुनर्युवनित पठार की अगर बात करें तो पुनर्युवनित पठार जो है हम देख सकते हैं जो पठार होते हैं जीर्ण अवस्था के पश्चात क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जीर्ण अवस्था के पश्चात वो अगर प्राप्ति के बाद मतलब एक प्रकार जीर्ण अवस्था की प्राप्ति हो जाती है यानी कि वो समाप्त हो जाते हैं और पुनः उसमें उभारा जाता है। तो हम देख सकते हैं जीर्ण अवस्था के बाद क्या होता है, उसमें पुनः अगर उभार आ जाता है तो इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है, वो फिर से पठार का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार के जो पठार है किस में आएंगे, पुनर्युवनित पठार में आएंगे। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं यूएसए में हम देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसौरी का पठार किसकी श्रेणी में आएगा, पुनर्युवनित पठार में। और एक और देख सकते हैं रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, रांची का पठार, ये भी इसकी कैटेगरी में आएगा यानी कि पुनर्युवनित पठार के अंतर्गत ये आएगा। तो ये 4 हो गए हमारे कौन कौन से, अपरदन चक्र के आधार पर देखे हमने। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पठार है उनके नाम और उनकी स्थिति, और फिर उसके बाद मैप में निहारेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ एशिया माइनर जो कि तुर्की के अंतर्गत देखने को मिलेगा, अनातोलिया का पठार आपको फिर से तुर्की मतलब 2 आपको तुर्की में देखने मिले, मेसेटा का पठार आपको आइबेरिया प्रायद्वीप अर्थात स्पेन में देखने को मिलेगा, चियापास का पठार दक्षिण मैक्सिको में देखने को मिलेगा, अलास्का यूक्रेन का पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, कोलंबिया का पठार देखिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा, ग्रेट बेसिन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में, कोलोराडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपको देख सकते हैं ये 4 आपको एक ही जगह में देखने को मिले हैं यूएसए में, ठीक है। इसके बाद ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे मैप में अगर देखें तो मैप में शुरू से देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में चलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में आपको देखो यहाँ पे अलास्का के अंतर्गत देख सकते हैं यूक्रेन का पठार, ठीक है। उसके बाद यूएसए में ही कोलंबिया का पठार देखने को मिलेगा, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार आपको ये देखने को मिलेगा।
उसके बाद आपको ओजार का पठार ये देखने को मिलेगा, चियापास का पठार ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलेगा, पिडमांट का पठार भी यहीं देखने को मिलेगा और लॉरेंसिया का पठार। तो आप इतने यहाँ पे यूएसए के अंतर्गत देख सकते हैं, मुख्य रूप से बहुत सारे पठार आपको देखने को मिले। अब नीचे चलते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में गुयाना के अंतर्गत गुयाना का पठार देखने को मिलेगा, बोलिविया का पठार देखने को मिलेगा, बोरेमा का पठार, उसके बाद ब्राज़ील के अंतर्गत ब्राज़ील का पठार, मोंटेग्रासो का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अब अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में आपको देख सकते हैं तसिली का पठार, ठीक है, आहागार का पठार, लीबियाई पठार, अबिसीनिया का पठार, इसके अलावा आप उबांगी पठार देख सकते हैं, बाई का पठार देख सकते हैं, अदा मावा का पठार। तो ये सभी आपको अफ्रीका में देखने को मिले, यहाँ से लेकर इतने कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद आप यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, देखिए मेसेटा का पठार देखने को मिलेगा। बाकी तो आपको सारे यहाँ पे एशिया के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगे। तो एशिया में देख सकते हैं, देखिए अनातोलिया का पठार, ठीक है, ईरान का पठार, उसके बाद एशिया माइनर ये हम देख सकते हैं, ये दो तो आपको तुर्की में देखने को मिलेंगे, ईरान का पठार ईरान में, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार जिसे हम पामीर की गांठ भी बोलते हैं, मतलब एक प्रकार से संसार की छत इसे बोला जाता है सबसे ऊंचाई के होने के कारण, पोताबार का पठार। उसके बाद देख सकते हैं दक्कन का पठार, ये सभी भारत के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, इसके अलावा शान का पठार देख सकते हैं। फिर इसके बाद एशिया में ही कोरात का पठार, तकलामाकान का पठार, इसके बाद है मंगोलियाई पठार। ऊपर आप रूस में देख सकते हैं मध्य साइबेरिया का पठार। इसके अलावा आप नीचे ऑस्ट्रेलिया में आपको सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा, किम्बरले का पठार। तो ये सारे पठार की लोकेशन हमने देख लिए, विश्व के प्रमुख कुछ पठार हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे हमने सब चीज़ें देख ली पठार के बारे में, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़े हैं, फिर हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पठार के बारे में जाना। पठार क्या होते हैं आप देख सकते हैं, द्वितीय क्रम के उच्चावच है जो कि भूमि मतलब एक प्रकार से सपाट उभार वाला जो क्षेत्र है गुंबदाकार या अन्य क्षेत्र अन्य प्रकार से बन जाता है, और ऊपर रहवास या अन्य कोई प्रक्रिया यहाँ पे मानव की वो चल सकती है। तीव्र शिखर नहीं होता है और पृथ्वी के 1/3 यानी कि 33% भाग में ये इनका विस्तार पाया जाता है। वर्गीकरण में हमने 2 देखे थे, उत्पत्ति के आधार पर और अपर्दन चक्र के आधार पर। उत्पत्ति में हमको 5 देखने मिले थे, ठीक है, वो हमने देख लिए। उसके बाद अपर्दन चक्र के आधार पर हमको 4 देखने को मिले। इसके अलावा हमने कुछ प्रमुख पठार उनकी स्थिति के बारे में बात की है। उसके बाद हमने यहाँ पे उनकी लोकेशन भी देखें वर्ल्ड मैप में। अब जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्रम का जो उच्चावच है भूपटल पर, वो है मैदान। तो मैदान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो मैदान की बात कर लेते हैं। तो मैदान को भी यहाँ पे सबसे पहले बोलें तो ये भी द्वितीय क्रम के क्या होते हैं, मतलब जैसे कि पर्वत था, उसके बाद हमने देखें पठार, और उसके बाद हम देख रहे हैं मैदान। तो जिस प्रकार पर्वत थे वो द्वितीय क्रम के उच्चावच, पठार थे, उसी प्रकार मैदान भी द्वितीय क्रम के उच्चावच है पृथ्वी पर। और सबसे सरल उच्चावच तथा अपेक्षाकृत समतल ये होते हैं। जैसे कि हम देखें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा भाग ऊंचा दिखेगा, बाकी प्लेन आपको दिखेगा, मतलब एक प्रकार से कृषि कार्य के लिए अन्य जो एक्टिविटी होती है यहाँ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी मैदान के अंतर्गत। इसके अलावा अत्यधिक न्यून ढाल इनकी होती है, मतलब नॉर्मल जो ढाल होती है वो बहुत ही न्यून होती है, यानी कि सबसे निम्नकृत होती है। उसके बाद अगर देखें तो नदियों का प्रवाह यहाँ पे मंद पड़ जाता है, तो उसी के कारण यहाँ पे अवसाद बिछा दिए जाते हैं, तो उससे ये निर्मित होते हैं। अलग अलग प्रकार से इनको देख सकते हैं हम मैदान को। मैदान के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं पटल विरूपणी मैदान, संप्राय मैदान, हिमानी निर्मित मैदान, कास्ट मैदान, जरोड़ का मैदान, लोएस का मैदान और लावा का मैदान। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखते हैं पटल विरूपणी मैदान। तो पटल विरूपणी मैदान क्या होता है, तो पटल यहाँ पे अगर देखें तो पर्वत निर्माण के समय देख सकते हैं जो भूसन्नतियाँ होती है। भूसन्नति का मतलब आप समझ सकते हैं, देखिए जब अवसाद इधर से भी आ रहा है, अवसाद इधर से भी आ रहा है, तो यहाँ पे एकदम से बलन की क्रिया हो गई है। तो इस प्रकार जो सागर होता है, वो सागर क्या होता है छोटा वाला, वो ऊपर उभार हो जाता है, इसको हम बोलते हैं भूसन्नति, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। तो यहाँ बात की जा रही है कि जो पटल विरूपणी मैदान है इनका निर्माण जो होता है एक प्रकार से भूसन्नतियों के किनारे पर बलन पड़ने के बीच के जो भाग होते हैं अप्रवाहित रह जाते हैं, तो कभी कभी मैदानों के बीच में इनका विकास हो जाता है एक प्रकार से, ठीक है। तो जो एक प्रकार से भूसन्नति उसके कारण इनका निर्माण होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें तो ये तो पहले देख लेते हैं भूसन्नति के कारण। दूसरी चीज़ है यहाँ पे हम देख सकते हैं कारपेथियन व डिनारिक आल्पस पर्वतों के बीच में जो मैदान है, कौन कौन सा मैदान यहाँ पे,
कार्पेथियन प्लस जो पर्वत है कौन सा, डिनारिक आल्प्स। ठीक है, तो इसके बीच में जो मैदान है, मैदान का नाम क्या है, हंगरी का मैदान। ये किसकी श्रेणी में आएगा, पटल विरूपणी मैदान की श्रेणी में आएगा। तो हमने देख लिए भूसन्नति की क्रिया के फलस्वरूप ये मैदान विकसित होता है। जैसे कि दो पर्वतों की बात करें तो कार्पेथियन और डिनारिक आल्प्स के बीच में हमको हंगरी का मैदान देखने को मिलेगा पटल विरूपणी मैदान के अंतर्गत। दूसरा है संप्राय मैदान। तो संप्राय मैदान की अगर बात करें तो जब जो नदियाँ होती है, नदियाँ पानी का बहाव करती है, ठीक है, तो नदियों के द्वारा अपर्दन प्रक्रिया अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है। एक प्रकार से अपर्दन, जैसे मान लीजिए नदी बह रही, तो यहाँ से अपर्दन होते 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 नीचे जो है सबसे बेस पॉइंट पे वो पहुँच गई है जहाँ तक उसको अपर्दन करना था। तो आधार तल को वो अगर एक प्रकार से ग्रहण कर लेती है या प्राप्त कर लेती है तो संपूर्ण भूभाग एक प्रकार से क्या हो जाता है, संप्राय मैदान का जो है रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे संप्राय मैदान किसके फलस्वरूप बना, नदियों के फलस्वरूप। नदियों के द्वारा क्या हुआ, अपर्दन क्रिया को ऐसा किया गया है कि वो अपने आधार तल को एक प्रकार से पूर्णतः मतलब जो है एक प्रकार से आधार तल को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से स्थिति में क्या बनता है, संप्राय मैदान का निर्माण होता है। हालांकि इसमें कहीं कहीं कुछ कठोर सेल देखने को मिलती है। कठोर सेल जैसे कि हम देखिए मैनेड जो नोक है, एक प्रकार से मैनेड नोक के रूप में जो कठोर सेल है वो देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जो मिसिसिपी है, मिसिसिपी बेसिन, इसका जो ऊपरी भाग है। इसके अलावा हम देख सकते हैं रूस के अंतर्गत जो मध्यवर्ती मैदान है, भारत का अरावली क्षेत्र हम बोल सकते हैं। ये सभी किसके हैं, संप्राय मैदान के ही उदाहरण हैं। तीसरा देख सकते हैं हिमानी निर्मित मैदान। हिमानी मतलब ग्लेशियर जो प्लेन होते हैं, जैसे कि जो बर्फ की नदियाँ होती हैं उनको हिमानी बोला जाता है, तो उससे निर्मित जो मैदान है उसको हिमानी निर्मित मैदान बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कनाडा के अंतर्गत देखने को मिलेगा, यूएसए में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं फिनलैंड में हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं स्वीडन में देखने को मिलेगा। स्वीडन के जो मैदानी भाग है उसकी उत्पत्ति इन्हीं के कारण हमको देखने को मिलती है, किसमें, हिमानी के द्वारा। तो इनको हिमानी निर्मित मैदान बोलते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें हम यहाँ पे तो कास्ट का मैदान। ठीक है, कास्ट का मैदान हमको देखने को मिलेगा। जैसे अगर देखें तो यहाँ पे जो चूना पत्थर वाले जो चट्टानी क्षेत्र है उसमें जल के प्रभावी अपर्दन के कारण एक प्रकार से यहाँ पे जो मैदान है उनका निर्माण होता है। तो चूना पत्थर वाला जो चट्टानी क्षेत्र होगा, चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में जल का प्रभावी क्या होता है, अपर्दन होता है। जल के द्वारा प्रभावी अपर्दन की क्रिया होती है और यहाँ पे हम देख सकते हैं घुलनशीलता से संपूर्ण भूभाग एक प्रकार से क्या हो जाता है, समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाता है। तो समतल मैदान में यहाँ परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये इस प्रकार के यानी कास्ट मैदान का निर्माण होता है। जैसे कि अगर देखें उदाहरण के तौर पर तो हमको यूगोस्लाविया में देखने को मिलेगा। यूगोस्लाविया और एड्रियाटिक जो सागर है, एड्रियाटिक सागर, इसके समीप हमको कास्ट का मैदान देखने को मिलेगा। तो यूगोस्लाविया और एड्रियाटिक सागर के किनारे कास्ट का मैदान देखने को मिलेगा। और ये किसके कारण होते हैं, चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में जल की जो अपर्दन क्रिया है, जल का प्रभावी अपर्दन और घुलनशीलता के कारण वहाँ का जो भाग है वो समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि कास्ट मैदान का निर्माण होता है। और यूगोस्लाविया और एड्रियाटिक सागर के किनारे जो मैदान है वो कास्ट मैदान के ही उदाहरण माने जाते हैं। फिर देखते हैं जलोढ़ मैदान, मतलब जो एलुवियल जो सोयल है, मिट्टी है, उसके फलस्वरूप यहाँ पे जो अवसाद है वो वितरित कर दिया जाता है मैदान, मतलब जो नदियों के द्वारा, उसके फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। जैसे अगर बात करें तो नदियों की बात करते हैं तो ये जो अवसाद है वो किसके द्वारा लाया जाता है, नदियों के द्वारा जो अवसाद है। ठीक है, अवसाद कौन से फॉर्म में होता है, जरोड़ के फॉर्म में होता है। ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए जरोड़ों के जमाव से इसका निर्माण होता है। ये विस्तृत क्षेत्रों में फैले एक प्रकार से काफ़ी उपजाऊ मैदान होते हैं, उपजाऊ मैदान इनको बोला जाता है। और इन पर जनसंख्या का सघन बसाव भी होता है। जैसे उत्तर भारत का मैदान हम देख सकते हैं, विश्व के अधिकतर मैदान इसी प्रकार के हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के मैदान को हम बोल सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है,
इसके अलावा हांगो और यांगसी क्यांग जो मैदान है चीन के अंतर्गत, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। नील नदी का मैदान भी इसी कैटेगरी में आता है। मिसिसिपी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। वोल्गा तथा डैन्यूब नदी जो कि यूरोप में है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं, जरोड़ का मैदान, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखें तो नेक्स्ट जो है हमारे सामने लोएस का मैदान देखने को मिलता है। लोएस का मैदान हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जैसे जो मैदान है इनका निर्माण की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो पवन है, पवन मतलब वायु, पवन के द्वारा क्या है कुछ जो वहाँ के जो भी बालू मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी है उनको उड़ाकर क्या कर दिया जाता है, दूसरी जगह उनका निक्षेपण कर दिया जाता है। तो इन मैदानों में परतों का सर्वाधिक अभाव होता है, परंतु पारगम्यता अधिक होती है। इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है, जो मैदान है उसकी मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। जो लोएस मैदान उनकी, जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं उत्तरी चीन में जो मैदान है वो लोएस मैदान का ही उदाहरण है। फिर हम देख सकते हैं एक तो तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में हमको उदाहरण देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो उदाहरण है किसकी कैटेगरी में आएंगे, लोएस मैदान की कैटेगरी में आएंगे। फिर एक और है हमारे पास में लावा का मैदान। तो लावा का मैदान हम देख सकते हैं इस प्रकार के जो मैदान हैं इनका निर्माण ज्वालामुखी के फलस्वरूप होता है। देखिए ज्वालामुखी पर्वत भी होते हैं, ज्वालामुखी पठार भी होते हैं, ज्वालामुखी मैदान भी होते हैं। तो ये आप तीनों चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं, ज्वालामुखी से तीनों चीज़ें निर्मित होती है। तो ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप जो लावा है वो निकलने के पश्चात वो अन्य पदार्थ क्या होते हैं, एक प्रकार से उनका निक्षेपण हो जाता है, ठीक है। तो निक्षेपण होने के फलस्वरूप क्या होता है, जो खनिज पदार्थ उनकी अधिकता के कारण ऐसे मैदान अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। भारत में हम देखें तो दक्कन का पठार जो है, दक्कन का लावा पठार एवं इंडोनेशिया का जावा द्वीप है, इसमें लावा मैदान इसके प्रमुख उदाहरण। मतलब दक्कन के पठार में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मैदान, ठीक है। दक्कन के पठार में आपको मैदान देखने को मिलेगा, वो इसका उदाहरण है। और इंडोनेशिया के अंतर्गत जो जावा द्वीप है, जावा द्वीप में भी आपको मैदान देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी के फलस्वरूप ही निर्मित हुए हैं। तो इनको बोलते हैं लावा के मैदान। लावा मतलब ज्वालामुखी के फलस्वरूप जो पदार्थ निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो ये तो सारी चीज़ हमारी हो गई किसके फलस्वरूप, हमने मतलब किसके अंतर्गत देखें, ये देखें हमने मैदान के अंतर्गत। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, नदी द्वारा निर्मित कुछ मैदान है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद हम मैप में देखेंगे मैदानों के बारे में। तो इसके अंतर्गत हमको गिरिपथ या गिरिपथ जरोड़ मैदान देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देख सकते हैं बाढ़ का मैदान और डेल्टाई मैदान, तीन मैदान देख लेते हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए गिरिपथ की अगर बात करते हैं तो पेडमॉन्ट जो एलुवियल प्लेन है वो हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो मैदान है, मतलब इस प्रकार के मैदानों का निर्माण क्या होता है, जरोड़ पंख हो। जरोड़ पंख हमने पढ़ लिए हैं, जो पर्वत पात के समीप नदी द्वारा जो परिवहित अवसाद है उसके बने टुकड़ों का निक्षेप होता है, उसको जरोड़ पंख बोला जाता है। जैसे देख सकते हैं ये मान लीजिए पर्वत है, पर्वत से नदियाँ निकली और इस प्रकार से कुछ जो है ये समतल मैदान में ले जाकर वो जरोड़ पंख एक प्रकार से निर्मित होता है। इसके साथ मतलब विस्तृत पंख के रूप में इसका निर्माण होता है। इस मैदान के ऊपरी भाग में बड़े बड़े आकार के जो पदार्थ निक्षेपित होते हैं और निचले भाग के किनारे छोटे छोटे आकार वाले चट्टान जो होते हैं उसके टुकड़े निक्षेपित होते हैं। बड़े बड़े टुकड़ों के कारण जो है इनमें नदियाँ नीचे एक प्रकार से नीचे चली जाती है, मतलब छुप जाती है और नदी एक प्रकार से अदृश्य हो जाती है। तो जैसे उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये पर्वत है, तो पर्वत से जब नदियाँ निकलती है तो यहाँ कंकड़ पत्थर, आपको बहुत बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे नदियों की जो देखने मतलब दृश्य अवस्था है वो छुप जाती है, मतलब यहाँ पे नदियाँ दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। तो यही बात की जा रही है, जब नदियाँ यहाँ नहीं दिखती है तो उसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, भावर क्षेत्र बोलते हैं। भारत के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में। अब यहाँ देखिए नहीं दिखती, परंतु नीचे तल वाले भाग में क्या होता है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसके कारण नदियाँ फिर से दिखने लगती है। तो दिखने लगती है उस भाग को बोला जाता है तराई। तो आप देख सकते हैं भावर मतलब जहाँ नदियाँ छुप जाती है और तराई मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। देखिए अदृश्य हो जाती है। भारत में हिमालय पर्वत की निचली तलहटी में स्थित इस तरह की जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं, भावर कहलाते हैं। और भावर मैदान वास्तव में एक शुष्क डेल्टा के रूप में होते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं बड़ी बड़ी घासें, जिसमें हाथी घास, सबाई घास, अनेक प्रकार के छोटे छोटे वृक्ष इसमें उगते हैं। और इस तरह के मैदान का जो ढाल है वो पर्वत की ओर अधिक और मैदान की ओर एक प्रकार से मंद होता है। कृषि कार्य के दृष्टिकोण से काफ़ी एक प्रकार से अनुपजाऊ होते हैं भावर जो होते हैं। जैसे अगर ये कंकड़ पत्थर वाली जगह में खेती की जाएगी तो होगी क्या, नहीं होगी। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट है बाढ़ का मैदान। तो बाढ़ का मैदान अगर देखें तो जैसे बाढ़
से जो अवसाद लाए जाते हैं वो निक्षेपित कर दिए जाते हैं। कभी कभी बाढ़ इस प्रकार आ जाती है कि बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं, देखिए नेक्स्ट टाइम बाढ़ आई तो वो क्षेत्र अछूते रह जाते हैं, मतलब वहाँ पे बाढ़ नहीं आ रही है, नेक्स्ट टाइम इधर से बाढ़ आ रही है, तो ये क्षेत्र कैसे हो जाएंगे, एक प्रकार से पुराने हो जाएगी वहाँ के अवसाद। तो वही बात यहाँ पे हम करते हैं। तो इस प्रकार के मैदान का निर्माण जरोड़ कांप या कछारी मिट्टी से होता है। इस प्रकार के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, खादार और एक बांगर। तो खादार मैदान क्या होता है, जहाँ पे रेगुलरली क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है और वहाँ अवसाद बिछाया जा रहा है। तो नए हैं यानी कि वहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, फलस्वरूप नवीन कांप नई जो मिट्टी है उसका निक्षेपण होता है और कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी उपजाऊ होते हैं, तो ये नए वाले कहलाते हैं। तो नए वाली जो बाढ़ के मैदान उसको क्या बोलेंगे हम, खादार। और उसके बाद दूसरा जो है, जहाँ कभी पहले बाढ़ आई थी परंतु अब नहीं आ रही, तो वो पुराने होगा मतलब वो बांगर कहलाएंगे। तो मैदान खादर की तुलना में उच्च एवं प्राचीन होते हैं, जिस कारण यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता और कृषि कार्य की दृष्टि से ये मैदान भी उपजाऊ होते हैं, लेकिन खादर की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमने देखे यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं डेल्टाई मैदान। तो डेल्टाई मैदान नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जब नदियाँ सागर या झीलों के किनारे पहुँचती है तो उनकी गति मंद हो जाती है। तो मंद होने के कारण वो अलग अलग भागों में यहाँ पे वितरित हो जाती है, मतलब एक नदी आई है, उसके अलग अलग भाग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में बढ़ गए हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में बढ़ जाते हैं तो बीच का भाग कैसा हो जाता है, शेष। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अवसाद देखने को मिलेंगे, अवसाद बिछा दिए जाते हैं। इस प्रकार भी बढ़ गई है तो यहाँ भी अवसाद देखने को मिलेंगे। तो जो अवसाद वाला क्षेत्र है, जो एक प्रकार से मिट्टी यहाँ जम जाती है, अवसाद जम जाता है, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत अगर देखें तो भारत का पूर्वी भाग में आपको बहुत डेल्टा देखने को मिलेंगे, परंतु पश्चिमी भाग में आपको डेल्टा नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर ज्वारीय क्षेत्र है, ज्वारीय क्षेत्र होने के कारण एकदम से ज्वार आती है और भाटा के फलस्वरूप जो अवसाद है वो भाकर नीचे ले जा लेती है, और इधर बाढ़ नहीं आती है, मतलब एक प्रकार से इधर ज्वार भाटा नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेल्टा हमको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे डेल्टा नहीं मिलेंगे। तो जब नदियाँ सागरों या झीलों के किनारे में पहुँचती है तो उनकी गति जो है मंद, ढाल के कारण यहाँ पे जो वेग है वो कम हो जाता है, और नदी के मुहाने के पास हम तलछट एक प्रकार से निक्षेपण देखने को मिलता है, जिसके कारण समतल त्रिभुजाकार मतलब इस प्रकार से त्रिभुजाकार जो आकृति है उसका निर्माण हो जाता है, मैदान का निर्माण हो जाता है, और ये डेल्टा का मैदान ही इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊंचे भाग को चर तथा निचले भाग को व्हील बंगाल में इसको कहा जाता है। यहाँ यह जो मैदान है कृषि कार्य की दृष्टि से काफ़ी उपजाऊ होता है। नील नदी और गंगा नदी का जो डेल्टा है इसका उत्तम उदाहरण हम देख सकते हैं। इसके अलावा विश्व के कुछ प्रमुख मैदान की अगर बात करें तो देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मैदान है मध्यवर्ती, जो एक प्रकार से बड़ा मैदान या ग्रेट मैदान जिसे हम बोलते हैं, कनाडा तथा अमेरिका के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं अमेजन का मैदान, ये दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत देखने को मिलेगा। पेटागोनिया का मैदान दक्षिण अमेरिका, पंपास का मैदान दक्षिण अमेरिका, फ्रांस का मैदान फ्रांस यूरोप के अंतर्गत, यूरोप का बड़ा जो मैदान है यूरोप मैदान जिसे हम बोलते हैं इसके अंतर्गत, और साइबेरिया का मैदान यूरोप एवं एशिया के अंतर्गत। सहारा का मैदान देखने को मिलेगा अफ्रीका में, नील नदी का मैदान मिस्र अफ्रीका में, और सिंधु नदी का मैदान जो है भारत पाकिस्तान में। तो हम इसको एक प्रकार से देखें तो ये मैदान के बारे में हमने सारी चीज़ यहाँ पे देख ली हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़े हैं। देखिए पठार तो हमने सारी चीज़ देख लिए थे, मैदान के बारे में हमने देखे हैं, ये भी पठार के जैसे ही द्वितीय क्रम के उच्चावच होते हैं। मैदान का वर्गीकरण हमने कुछ देखे हैं, पटल विरूपणी, संप्राय, हिमानी निर्मित, कास्ट मैदान, जरोड़ मैदान, लोइस मैदान, लावा मैदान। तो इनके बारे में हमने सारी चीज़ यहाँ पे देखे हैं। इसके बाद हमने नदी द्वारा निर्मित कुछ मैदान देखे हैं, जैसे गिरिपथ, जरोड़ मैदान, बाढ़ का मैदान और डेल्टाई मैदान। इसके अलावा हमने यहाँ पे बांगर और खादर और साथ में हमने भावर के बारे में भी जाना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रमुख विश्व के मैदान के बारे में बात की है। तो ये हमारा यहाँ पे पठार और मैदान वाला यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और यदि पसंद आया है तो लाइक करें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, और कुछ कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।